हेलो दोस्तों, इस वीडियो में साइंस प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी टी 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अतः निम्नलिखित में से कौन सा पद जो विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? तो देखिए 111 का जो राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा दूसरा ऑप्शन। क्या हो जाएगा? IR²। ये जो है विद्युत शक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। तो देखिए ओम का नियम यदि देखें तो धारा जो है, ये भी धारा जो है यानी आई बराबर क्या होता है? तो भी बट्टा आर होता है। ठीक है, आई बराबर होता है भी बट्टा आर। ठीक है, तो पी बराबर क्या होगा? V² बाई आर। ठीक है, क्या होगा? पी बराबर होगा आपको V² बाई आर, चूँकि भी बराबर होता है आई आर। ठीक है, भी बराबर आई आर यानी पी बराबर क्या होगा? I² आर। ठीक है, तो पी बराबर होगा I² आर। क्या होगा? पी बराबर I² आर या पी बराबर V² बाई आर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहता है कि 15 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 4 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से घूम रही है, इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो देखिए यहाँ पे जो गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? 1/2 mv²। ठीक है, 1/2 mv²। तो ये क्या होगा? तो काइनेटिक एनर्जी होगा 1/2, m का मान 15, 1/2 mv² यानी v का मान कितना है? तो 4 का स्क्वायर, मीटर पर सेकंड है। तो ये हो जाएगा 1/2 15 4 के स्क्वायर। ठीक है, ये होगा कितना? 120 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो 120 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, यानी यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? दूसरा ऑप्शन। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा क्या होगा? 1/2 mv²। ठीक है, अब ये हो जाएगा आपको 120 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहता प्रतिरोध के समांतर संयोजन में समतुल्य प्रतिरोध है। तो समांतर संयोजन में समतुल्य प्रतिरोध यानी समांतर में क्या होगा? 1/r बराबर होगा 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ठीक है, 1/r3। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर क्या होगा? तीसरा ऑप्शन। ठीक है, 1/r बराबर 1/r1 1/r2 1/r3। नेक्स्ट फिर देखिए, कहता है कि पुतली की फोकस लंबाई लेंस द्वारा दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे यदि देखें तो यदि किसी लेंस की मोटाई मोटाई वक्रता त्रिज्या की तुलना में नगण्य है तो वह एक पतला लेंस होता है। ठीक है, पतला लेंस सूत्र द्वारा दिया जाता है 1/f बराबर क्या होता है? 1/v माइनस का 1/u, सॉरी 1/u। ठीक है, जहाँ f होता है फोकस दूरी, u होता है ऑप्टिकल केंद्र से छवि की दूरी, भी होता है ऑप्टिकल भी होता है ऑप्टिकल केंद्र से छवि की दूरी, यू होता है ऑप्टिकल केंद्र से वस्तु की दूरी, यानी फर्स्ट ऑप्शन 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। फिर कहता है कि लकड़ी जो है, लकड़ी लोहे व मोम के समान आकार के टुकड़े को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है। कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा? इसका राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन, लोहा। ठीक है, तो लकड़ी लोहे तथा मोम के आकार समान है, परंतु लोहे का द्रव्यमान सर्वाधिक होगा। ठीक है, लोहे का द्रव्यमान क्या होगा? सर्वाधिक। अतः पृथ्वी की सतह लगने वाला, पृथ्वी की तरफ लगने वाला गुरुत्वाकर्षण जी समान होगा, क्योंकि इस माध्यम जो है वायु है। अतः W² बराबर होगा mg से लोहा जो है पृथ्वी पर सबसे पहले पहुंचेगी। तो लकड़ी लोहे व मोम के समान आकार के टुकड़े को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है। कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा? तो लोहा। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट है, कहता क्या मुख्य कारण है कि एक आंख की अपेक्षा दो आंखों का होना अधिक उपयुक्त है? तो 116 का राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन। क्या होगा? तो इस कारण से दूरी व गहराई का एहसास होता है। तो एक आँख की अपेक्षा दोनों आँखों का होना अधिक उपयुक्त है, क्योंकि इस कारण से जो है उसे वो दूरी, ठीक है, कारण से दूरी का गहराई का एहसास होता है। एक आँख से देखने पर कॉर्निया में आवश्यक मात्रा में प्रकाश नहीं पहुंच पाता, जिसे देखने में कठिनाई होती है। प्रिज्म का कोण 60 डिग्री है। प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक √2 हैं। एक किरण 45 डिग्री कोण पर आपतित होती हैं, तो निर्गत किरण द्वारा बना कोण क्या होगा? तो निर्गत किरण द्वारा देखिए, ये जो है प्रिज्म है। ठीक है, प्रिज्म है, यहाँ से जो है ये हो गया आपको इस तरह से,
ठीक है, ये हो जाता है, ये कोण दे दिया गया कितना, ये कोण है 45 डिग्री। ठीक है, तो एक किरण 45 डिग्री कोण पर आपतित होता है। ठीक है, 45 डिग्री और जो है 45 डिग्री, और प्रिज्म का कोण ये दे दिया गया 60 डिग्री, कितना है 60 डिग्री। तो कहता है, निर्गत प्रिज्म का कोण प्रिज्म के पदार्थ को अपवर्तनांक √2 है। एक किरण 45 डिग्री कोण पर आपतित होती है तो निर्गत किरण द्वारा बना कोण, निर्गत किरण यानी ये कोण। ठीक है, तो यहाँ पे यदि देखें तो ABC एक प्रिज्म है। ठीक है, ABC क्या है, तो एक प्रिज्म है। यहाँ पे मान लीजिए एस कोण बन रहा है। ABC एक प्रिज्म है जिसमें Q, मान लीजिए यहाँ पे जो है इसको मान लेते हैं ABC। ठीक है, ABC, इसको यदि आप इससे मिला दें, ठीक है, इसको Q और इसको R मान लीजिए, तो यहाँ पे Q, Q, ठीक है, Q और R, ठीक है, ER पैरेलल किसका होगा, QR पैरेलल, यहाँ पे जो हो जाएगा यानी QR और BC, QR और BC की यदि पैरेलल कर दीजिएगा, यहाँ पे निर्गत किरण क्या है, निर्गत किरण है R और निर्गत किरण है RS। ठीक है, इसको S ले लीजिए, तो निर्गत किरण क्या हो जाएगा, RS हो जाएगा। तो देखिए आपतन कोण I कितना है 45, आपतन कोण I है 45। ठीक है, अब प्रिज्म का कोण A है 60। ठीक है, और अपवर्तनांक म्यू बराबर कितना है √2। ठीक है, अपवर्तनांक म्यू बराबर है √2। तो अपवर्तनांक बराबर फार्मूला होता है, अपवर्तनांक बराबर होता है साइन A प्लस, ठीक है, A प्लस del/2 बाई साइन A/2, साइन A/2। तो देखिए अपवर्तनांक बराबर होता है साइन A प्लस del/2 बटा साइन A/2, जहाँ A जो है ये क्या होता है प्रिज्म का कोण, तो यानी √2 बराबर अपवर्तनांक √2 बराबर साइन 60 प्लस del, ठीक है, /2 बट्टा में साइन 60 बट्टा में 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, तो देखिए, तो साइन 60/2 यानी 30, साइन 30 का मान 1/2, ये इधर आ जाएगा 1/2 गुना में, यानी कितना हो जाएगा 1/√2 बराबर, ये हो जाएगा साइन 60 प्लस del बट्टा में 2, साइन 60 प्लस del/2। ठीक है, यानी 1/√2 बराबर इतना, और 1/√2 तो साइन 45 का मान होता है। ठीक है, तो यानी 45 बराबर क्या हो जाएगा 60 प्लस del बट्टा में 2। ठीक है, तो यहाँ से 90 माइनस 60 बराबर del हो जाएगा, यानी कितना होगा 30। ठीक है, तो यहाँ से जो है del का मान कितना निकल गया 3, यही है I यानी निर्गत किरण द्वारा बनाया गया कोण, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता एक लकड़ी झूले में बैठकर, सॉरी, एक लड़की जो है झूले में बैठकर झूल रही है। ठीक है, यदि लड़की एकाएक खड़ी हो जाए तो दोलन काल कम हो जाएगा। तो यदि एक लड़की झूले में झूल रही है, उसका द्रव्यमान केंद्र नीचे होता है। ठीक है, द्रव्यमान केंद्र नीचे होता है, और जब यह खड़ी हो जाती हैं तो द्रव्यमान केंद्र ऊपर आ जाता है। परिणाम स्वरूप लंबाई कम हो जाती है और अतः आवर्तकाल का मान घट जाता है। ठीक है, क्या होता है आवर्तकाल का मान घट जाता है, चूँकि आवर्तकाल T बराबर होता है 2π√L/g। तो सेकंड लोलक आवर्तकाल 2 सेकंड का होता है। ठीक है, तो एक लड़की झूले में बैठकर झूला झूल रहे लड़की का एकाएक खड़ी हो जाए तो दोलन काल कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि एक मकान की छत से भूमि की ओर एक पत्थर गिराया जाता है, उस पत्थर की गतिज ऊर्जा अधिकतम कब होगी। तो देखिए 3 यानी भूमि पर पहुंचने के ठीक पहले यदि कोई वस्तु ऊपर की तरफ से फेंकी जाती है तो जैसे जैसे वह ऊपर जब कोई वस्तु ऊपर की तरफ फेंकी जाती है तो जैसे जैसे वह ऊपर पहुंचती हैं उसकी गतिज ऊर्जा कम तथा स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे आ जाती हैं तो गतिज ऊर्जा में वृद्धि तथा स्थितिज ऊर्जा में कमी होती है। ठीक है, अतः कहता है कि भूमि पर पहुंचने के ठीक पहले गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी। ठीक है, क्या होगी, तो अधिकतम। तो जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे आती है तो गतिज ऊर्जा में वृद्धि
गतिज ऊर्जा में वृद्धि और स्थितिज ऊर्जा में क्या होता है, कमी होता है। स्थितिज ऊर्जा में कमी होता है, ठीक है, स्थितिज ऊर्जा में कमी होता है। गतिज ऊर्जा बराबर काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, 1/2 mv²। नेक्स्ट कहा था कि जब सिले बिस्कुटों को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो वह कुरकुरे हो जाता है। ये दूसरा ऑप्शन, फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है और इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है। तो कहता है फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है, परिणाम स्वरूप सिले बिस्कुट थोड़ी देर के लिए जो फ्रिज में रखने पर कुरकुरे हो जाता है। फ्रिज में से CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलती हैं जो कि प्रदूषक का कार्य करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 121 नंबर देखिए। कहता है कि किसी रॉकेट का प्रक्षेपण न्यूटन के किस नियम पर आधारित है। तो तीसरा ऑप्शन, गति का तृतीय नियम। तो गति का तृतीय नियम किसी रॉकेट का प्रक्षेपण न्यूटन के तीसरे नियम पर आधारित है। न्यूटन के इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, ठीक है। तो रॉकेट का प्रक्षेपण न्यूटन के तृतीय नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता कि विद्युतीय विगलन निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। तो 122 का होगा तीसरा ऑप्शन, धारा के उसमें प्रभाव। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज परिपथ में एक संरक्षात्मक अवयव है जो नियत मात्रा से अधिक धारा बहने पर जो है जोर देता है, जिनसे अन्य महंगे विद्युत उपकरण की सुरक्षा होती है, ठीक है। तो विद्युतीय विलगन जो है किस पर आधारित होते हैं, तो धारा के उसमें प्रभाव पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक जो है मजदूर रेल की पटरी पर कार्य कर रहा था। एक लड़का कुछ दूरी पर अपने कान पटरियों पर रखकर जब मजदूर द्वारा की जाने वाले हथौड़े की आवाज़ को सुनता है तो उसे 2 बार आवाज़ें सुनाई देती हैं। इसका कारण 123 का हो जाएगा फर्स्ट। इसका कारण है कि ध्वनि का वेग इस्पात में वायु की अपेक्षा अधिक होती है। तो लड़के को आवाज़ें 2 बार सुनाई देंगी क्योंकि इस्पात में ध्वनि का वेग वायु में ध्वनि की अपेक्षा बहुत अधिक होता है। वायु में ध्वनि का वेग 25 डिग्री सेल्सियस पर 346 मीटर पर सेकंड होता है। इस्पात में ध्वनि का वेग 5800 मीटर पर सेकंड। और संतृप्त कार्बन यौगिक अत्यधिक काले धुएं के साथ खाली स्थान ज्वाला प्रदान करते हुए ऑक्सीजन में जलते हैं। 124 का फर्स्ट, पीली। तो असंतृप्त कार्बन यौगिक अत्यधिक काले धुएं के साथ पीली ज्वाला प्रदान करते हुए ऑक्सीजन में जलते हैं, ठीक है। तो असंतृप्त कार्बन यौगिक अत्यधिक काले धुएं के साथ पीली ज्वाला प्रदान करते हुए ऑक्सीजन में जलते हैं। नेक्स्ट है कि एक रासायनिक समीकरण संतुलित होता है यदि। 125 का हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। तो देखिए यानी परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ क्या हो, समान हो। तो एक रासायनिक समीकरण को संतुलित कहा जाता है यदि समीकरण के दोनों ओर विभिन्न प्रकार के परमाणुओं की संख्या समान हो, ठीक है। परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ समान हो यदि यह एक आवश्यकता है जो पदार्थ के संरक्षण के नियम के अनुरूप होने के लिए समीकरण को स्पष्ट करता है। नेक्स्ट है कि गैसोहॉल क्या है। 126 का फर्स्ट, यानी एथिल एल्कोहल प्लस पेट्रोल। तो गैसोहॉल में एल्कोहल व पेट्रोल का अनुपात 1:3 होता है, ठीक है। तो गैसोहॉल में एल्कोहल व पेट्रोल का अनुपात 1:3 होता है। गैसोहॉल क्या है, गैसोहॉल में एल्कोहल व पेट्रोल का अनुपात 1:3 होता है। तो गैसोहॉल एथिल एल्कोहल प्लस पेट्रोल। गैसोहॉल में एल्कोहल और पेट्रोल का अनुपात 1:3 होता है। हाइड्रोजन जलने पर ऑक्सीजन से संयुक्त होने पर पुनः पानी में बदल जाता है, इससे यह प्रदूषण भी उत्पन्न नहीं करता। पेट्रोल से प्रदूषण जो हाइड्रोजन की तुलना में अधिक होता है। कहता कौन सा जो है बहुलक बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में उपयोग किया जाता है। तो पॉली जो है कार्बोनेट। तो पॉलीकार्बोनेट बहुलक बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में उपयोग किया जाता है, ठीक है। स्टाइरीन का बहुलक जो है पॉलीस्टाइरीन होता है, इसका उपयोग सिंथेटिक रबर आदि बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी धातु शीतल जल के साथ उग्र रूप से अभिक्रिया करती हैं। तो दूसरा सोडियम, ठीक है। तो सोडियम काफ़ी अभिक्रियाशील होता है। यह जो है हवा में मुक्त अवस्था में रखने पर अधिक जो है अभिक्रिया कर लेता है, इस कारण इसे केरोसिन तेल में रखा जाता है, ठीक है।
तो कहता है कि कौन सी जो है शीतल जल के साथ उग्र से अभिक्रिया करता है? सोडियम। कहता है कॉपर ऑक्साइड और जो है कार्बन मोनोऑक्साइड अभिक्रिया में जो है अपचयन अभिकारक है। 129 का होगा 3 CO कोबाल्ट। तो देखिए CuO प्लस CO ये बनाता है Cu प्लस CO2। तो उपरोक्त समीकरण में CO जो है अपकारक है क्योंकि यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड CO का ऑक्सीकरण हो रहा है तथा ऑक्सीजन संख्या का मान बढ़ रहा है। 130 नंबर देखिए, कहता है Fe प्लस CuSO4 ये FeSO4 प्लस Cu दी गई अभिक्रिया का एक उदाहरण है। 130 का होगा तीसरा विस्थापन अभिक्रिया। तो FeCuSO4 ये बनाता है FeSO4 प्लस Cu। तो यह जो है विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। विस्थापन अभिक्रिया में किसी यौगिक के अणु के एक परमाणु अथवा मूलक का स्थान कोई दूसरा परमाणु अथवा मूलक ले लेता। ठीक है, तो ये हो गया विस्थापन। Fe प्लस CuSO4 ये बना FeSO4 प्लस Cu ये हो गया विस्थापन। नेक्स्ट है कि किसी तत्व में कौन जब वायु तथा अंधेरे में रखा जाता है तो स्वतः दीप्त हो उठता है। 131 का 2 श्वेत फास्फोरस। अंधेरे में सफ़ेद फास्फोरस को वायु में रखने पर उनमें से पीला हरा प्रकाश उत्सर्जित होता है और सफ़ेद जो है ध्रुव बनते हैं जिसकी गंध लहसुन जैसी होती है। सफ़ेद फास्फोरस की इस दीप्त को रासायनिक दीप्त कहते हैं। वायु से बचाने के लिए सफ़ेद फास्फोरस को जल में रखा जाता है। ठीक है, सोडियम क्योंकि साधारण ताप पर वायु में यह स्वतः जलने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कच्ची चीनी को रंग विहीन करने हेतु चारकोल का उपयोग किया जाता है। वह है तीसरा ऑप्शन, तो एनिमल का चारकोल। एनिमल चारकोल जंतु जो है चारकोल का उपयोग कार्बनिक पदार्थों के विरंजन में किया जाता है। कच्ची चीनी को रंग विहीन करने में यह प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो कच्ची चीनी को रंग विहीन करने में एनिमल का चारकोल। नेक्स्ट है हाइड्रोजन गैस 1 मोल अनुग्राम ऑक्सीजन जो आधिक्य में जलकर जो है 290 kg ऊष्मा देता है। उन्हीं परिस्थितियों में 4 ग्राम हाइड्रोजन गैस के जलने पर कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी? तो 133 का होगा तीसरा ऑप्शन यानी 380 kg। तो देखिए हाइड्रोजन H2 हाइड्रोजन का 1 मोल होता है। हाइड्रोजन का 1 मोल होता है 2 ग्राम। ठीक है, कितना होता है 2 ग्राम। तो 4 ग्राम से उत्पन्न ऊर्जा क्या होगा 290 गुने 2। ठीक है, 290 गुने 2 ये हो जाएगा आपको 580 kg। कितना 580 kg। नेक्स्ट, कौन सी क्रिया स्वेद वाष्पन से संबंधित है? तो दूसरा उष्मा शोषक क्रिया। तो स्वेद वाष्पन उष्मा शोषक क्रिया है। इसमें शरीर की उष्मा स्वेद के रूप में वाष्पित होती है अर्थात इसमें उष्मा शोषित की जाती है। 135 देखिए, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा तापमान के प्रभाव के विषय में सही नहीं है? 135 का 3 तापमान के प्रभाव के विषय में सही नहीं है। तो वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर एक ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह जो है उसका क्वथनांक कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा कि ठोस के तापमान को बढ़ाने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा में वृद्धि के कारण कण अधिक गति से कंपन करने लगते हैं। ऊष्मा द्वारा प्रदत्त ऊर्जा कणों के बीच आकर्षण बलों को पार कर लेती हैं। इस कारण कण अपने स्थानों को छोड़कर अधिक जो स्वतंत्र होकर गतिज करने लगते हैं। जो है एक अवस्था ऐसी होती है जब जो ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है। वायुमंडलीय दाब पर जो है वह तापमान जिस पर एक ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह उसका गलनांक कहलाता है। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर एक द्रव बनने लगता है उसे इसका क्वथनांक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर कहता है कि गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका उपयोग किया जाता है? तो 136 का होगा तीसरा यानी अल्ट्रासाउंड। तो गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु अल्ट्रासाउंड का उपयोग किया जाता है। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु अल्ट्रासाउंड का उपयोग किया जाता है। एक्सरे एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय विकिरण है जिसकी तरंगदैर्घ्य 10 से 0.01 नैनोमीटर होती है। यह चिकित्सा में जो है निदान के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। अल्ट्रा वायलेट किरणों से त्वचा कैंसर का खतरा रहता है। नेक्स्ट है कि क्रेब चक्र कोशिका
के किस भाग में पाया जाता है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट हो जाएगा, यानी माइटोकॉन्ड्रिया। तो क्रेब्स चक्र जो है एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के भीतर पाए जाने वाले झिल्ली प्रोटीन होते हैं। क्रेब्स चक्र जो है एंजाइमी प्रतिक्रियाओं की एक श्रृंखला है जो सभी एरोबिक जीवों में होती हैं। ठीक है, इसमें जो है एसिटाइल इकाइयों द्वारा ऑक्सीडेटिव चयापचय शामिल है और सेलुलर ऊर्जा के मुख्य स्रोत के रूप में कार्य करता है। कहता है कि सांप के जहरीले दंत होते हैं जो रूपांतरित रूप हैं जंभिका दंत के। तो विषैले सांपों में ऊपरी जबड़े की जो मैक्सली हड्डियों के 1 से 3 जोड़ी जो है बड़े वो पीछे की ओर मुड़े विषदंत तालु से जो मुखाग्रासन गुहिका में उभरे रहते हैं। यह जो है मैक्सलरी दंत ऊपरी जबड़े में ही स्थित विष ग्रंथियों में संबंध होते हैं। कहता है कि अलैंगिक प्रजनन होता है, दूसरा ऑप्शन, कम विकसित जानवरों और पौधों में। तो कम विकसित जानवरों और पौधों में अलैंगिक प्रजनन होता है। इस प्रजनन के प्रकार है विखंडन, मुकुलन, कायिक प्रबंधन, पुनरुद्भवन और खंडन। अमीबा के पादाप किसमें सहायता करते हैं? दूसरा ऑप्शन, गति देने एवं भोजन पकड़ने में। अमीबा एक कोशिकीय जीव है। इसकी कोशिका यूकैरियोटिक प्रकार की है। अमीबा गति देने एवं भोजन पकड़ने में पादाप को उपयोग में लाते हैं। अमीबा जीवित प्राणियों की तरह अपना भोजन ग्रहण करता है। वह जो है हर प्रकार के कार्बनिक कणों, जीवित अथवा जो है निर्जीव का भक्षण करता है। कहता नीचे कुछ जीवों के नाम दिए गए हैं, यह होगा नीचे कुछ जीवों के नाम दिए गए हैं। ठीक है, तो कहता है कि इनमें से परजीवियों में वर्गीकृत जाने वाली जीव हैं, वर्गीकृत किए जाने वाले परजीवियों में। तो 141 का हो जाएगा आपको BCDF। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो BCDF, B, C, D और F। तो ये खटमल हो गया, जोंक हो गया, अमरबेल हो गया और जू हो गया। तो परजीवी जीव वह जीव होते हैं जो अपने भरण पोषण एवं सुरक्षा के लिए दूसरे जीव पर आश्रित होते हैं और उन्हीं जीवों के शरीर पर अंडे देते हैं और अपनी आबादी को बढ़ाते हैं। परजीवी जीवों के अंतर्गत जो है जू, ठीक है, जू आ गया, जोंक, खटमल, अमरबेल, ठीक है, अमरबेल आते हैं जो जीव के रक्त को चूसकर अपना भरण पोषण करते हैं। ठीक है, तो परजीवी हो गया जो दूसरे जीवों के अंदर, ठीक है, यानी अंडे देते हैं और जो है दूसरों से जो है अपना भोज्य पदार्थ प्राप्त करते हैं। जैसे हो गया आपको जू हो गया, ठीक है, जोंक हो गया, खटमल हो गया, अमरबेल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए, कहता जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र से संबंधित सही कथन। 142 का देखिए, तो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र वे क्षेत्र होते हैं जो क्षेत्र की जैव विविधता और संस्कृति को बनाए रखने में सहायक होते हैं। इसे यूनेस्को द्वारा संचालित किया जाता है। ये भौगोलिक रूप से जीव जंतुओं के प्राकृतिक भूभाग को रक्षा करते हैं। संचारण न केवल संरक्षित क्षेत्र के वनस्पतियों और जीवों के लिए दिया जाता है बल्कि इन क्षेत्रों में रहने वाले समुदायों को भी दिया जाता है। इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट। तो जैवमंडल आरक्षण क्षेत्र ये कहता है ये वे क्षेत्र है जो क्षेत्र की जैव विविधता और संस्कृति को बनाए रखने में सहायक है। नेक्स्ट 142 नंबर देखिए, 142 है, कहता है कि नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए और असत्य कथन का चयन कीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको फर्स्ट, तो प्रोकैरियोटक में केंद्रक नहीं होती। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक नहीं होता। केंद्रीय पदार्थ कोशिका द्रव में बिखरे होते हैं। इन कोशिकाओं के कलाविहीन जो है केंद्रक को आरंभी केंद्रक कहते हैं। कहता एक कोशिका जीव वह जीव होते हैं जिनमें केवल एक ही कोशिका हो। एक कोशिका जीव में एकल कोशिका से जुड़े सभी कार्यों का संपादन करती है। नीले हरित शैवाल प्रोकैरियोटक के उदाहरण हैं। इन कोशिकाओं में जो हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता।
ठीक है, क्या होता है, स्टोन प्रोटीन नहीं होता है। तो कहता है कि इसमें जो है असत्य कथन है कि प्रोकैरियोटक में केंद्रक नहीं होता। 144 से नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन करें और तथा असत्य कथन का चयन करें। 144 का होगा तीसरा, यानी एक कोशिकीय जीव शोषण और जनन करते हैं। तो देखिए गुणसूत्र, एक जो है क्षाराकार संरचना होती है जो कोशिका केंद्रक में पाया जाता है। ठीक है, वे कोशिका विभाजन के समय दिखाई देते हैं। जीन जो इसी गुणसूत्र पर दाने के रूप में सटे होते हैं। एक कोशिकीय जीव श्वसन और जनन नहीं करते हैं। एक कोशिकीय जीव श्वसन और जनन नहीं करते हैं। कोशिका झिल्ली जो है वर्णनात्मक पारग में झिल्ली होती हैं जो चुने हुए पदार्थ को ही अंदर बाहर जो है आने जाने देता है, अर्थात यह पदार्थों के गति को नियंत्रित करता है। ठीक है, तो एक कोशिकीय जीव श्वसन जनन करते हैं, ये गलत है। नेक्स्ट, प्राणियों के उत्सर्जन तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला, मानवों में मुख्य उत्सर्जन उत्पाद यूरिया है। तो मानव शरीर द्वारा उत्पन्न मुख्य उत्सर्जी पदार्थ उत्पाद यूरिया है। यह लीवर में प्रोटीन के टूटने से उत्पन्न होता है, जहाँ अतिरिक्त एमिनो एसिड यूरिया में परिवर्तित हो जाते हैं। यूरिया यूरिन के जरिए शरीर से बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट है कि पौधे उगाने के लिए दोमट मृदा का ऊपरी सतह उत्तम मृदा माने जाने के लिए कारण की पहचान कीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा ABC, यानी इसमें लगभग समान मात्रा में छोटे एवं बड़े कण होते हैं। इसकी जल धारण क्षमता उत्तम होती है। इसमें खाद ह्यूमस, ठीक है, तो दोमट मिट्टी मृदा पौधे के विकास के लिए सबसे अच्छी होती हैं क्योंकि इसमें जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है। इसलिए यह लंबे समय तक जो है पानी बनाए रखती हैं और पौधों के विकास के लिए जो आवश्यक पोषक तत्वों को भी बरकरार रखती हैं। नेक्स्ट देखिए, कहता कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि शर्करा को नियंत्रित करने वाले हार्मोन को स्रावित करती है? तो 147 का होगा दूसरा, यानी अग्नाशय। तो देखिए इंसुलिन रक्त में शर्करा यानी मधुमेह को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है जो अग्नाशय ग्रंथि में स्थित लैंगरहैंस को दीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं के द्वारा स्रावित होता है। इंसुलिन की कमी से व्यक्ति में मधुमेह नामक रोग हो जाता है। अग्नाशय ग्रंथि जो है कोशिकीय जीवों की पाचन एवं अंतःस्रावी प्रणाली की एक ग्रंथि अंग है। ठीक है, तो अग्नाशय। नेक्स्ट, कहता मानवों में जनन की अवधि की घटनाओं का सही क्रम 148 का 2, यानी युग्मक बनना, निषेचन, युग्मनज, भ्रूण। तो देखिए मानव जनन में सबसे अधिक युग्मकों का निर्माण होता है जो मादा अंडाणु एवं नर शुक्राणु दोनों में अलग अलग होता है। इसके बाद निषेचन होता और अंडाणु एवं शुक्राणु का संलयन हो जाता है जिसके फलस्वरूप युग्मनज यानी जाइगोट का निर्माण होता है तथा जाइगोट वृद्धि कर भ्रूण का निर्माण करता है। ठीक है, तो युग्मक बनाना, निषेचन और युग्मनज, भ्रूण। ठीक है, मानवों में जो जनन की अवधि की घटनाओं का सही क्रम है युग्मक। ठीक है, युग्मक बनाना, निषेचन और युग्मनज, भ्रूण। 149 देखिए, कहता जैव विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 149 को होगा देखिए 149 को हो जाएगा आपको केवल C हो जाएगा, यानी ये कथा यह किसी दिए गए क्षेत्र के पादप जात और प्राणी जात की विभिन्न स्पीशीज का उल्लेख करती है। तो जैव विविधता का मानव जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। जैव विविधता के बिना पृथ्वी पर मानव जीवन असंभव है। जैव विविधता किसी दिए गए क्षेत्र के पादप जात और प्राणी जात की विभिन्न प्रजातियों का उल्लेख करती है और यह पारितंत्र को जो स्थिरता प्रदान कर जो है पारिस्थितिक संतुलन को बरकरार रखती हैं। पौधे तथा जंतु एक दूसरे से खाद्य श्रृंखला तथा खाद्य जो है जाल द्वारा जुड़े होते हैं। एक प्रजाति की विलुप्ति दूसरे के जीवन को प्रभावित करती हैं, इसलिए पेड़ों की कटाई एवं जंतुओं को शिकार पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा देनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता कि कौन सा आहार रेशे के लिए सही है? आहार रेशे के लिए सही है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा A और C।
क्या होगा, ए और सी। यानी आहार रेशे को रुक्षांश के रूप में भी जाना जाता है। रुक्षांश मुख्य रूप से हमारे खाद्य पदार्थों में पादप उत्पादों द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए और सी हो जाएगा। ठीक है, तो आहार रेशे को रुक्षांश के रूप में भी जाना जाता है। रुक्षांश मुख्य रूप से हमारे खाद्य पदार्थों में पादप उत्पादों द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है, साबुत अनाज और दालें, आलू, ठीक है, ताजे फल और सब्जियां रुक्षांश के जो मुख्य स्रोत हैं। रुक्षांश हमारे शरीर को जो है कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करता, लेकिन हमारे भोजन का एक अनिवार्य घटक है और इसका आयतन बढ़ा देते हैं। यह हमारे शरीर को बिना पचे भोजन से छुटकारा पाने में मदद करता है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, यानी ए और सी। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।